अम्मी कहने लगी, नहीं यूसुफ, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी। अब की बार गई तो मेरी लाश ही आएगी वहां से। फिर मैंने कहा, अम्मी आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं, थोड़ी सी और उठा लें, चलते हैं ना शाम को। मेरी अम्मी अब साफ इनकार कर रही थी। मुझे कह रही थी, यूसुफ तुम्हें पता नहीं है उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मैंने कहा, अम्मी अब ऐसा भी क्या हो गया, इसी काम के लिए तो चीज़ होती है। आपने अगर उसको दे दी है और उसने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है तो क्या हो गया, कल को मैंने भी तो करनी है। मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ उसका गाजर मेरा तो काम ही हो गया, अब मुश्किल है। मैंने कहा, अम्मी आपने इतनी तकलीफ़ें तो उठा ली हैं, एक दफ़ा और चली जाओ, हमारी करोड़ों की ज़मीन बिक जाएगी तो हम कराची सेटल हो जाएंगे। मेरी अम्मी कहने लगीं कि अगर तुमने वो गाजर देखा होता तो तुम भी उसके पास नहीं जाते। मैंने देखा है और उसने इस्तेमाल भी किया है। यूसुफ तुम क्यों नहीं मान रहे, मैं उसके पास नहीं जा सकती। फिर मैंने कहा, अम्मी हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे गांव में इतना अमीर कोई नहीं जो हमारी ये ज़मीनें खरीद सके। फिर मैंने कहा, अम्मी चलो चलते हैं, चौधरी को झूठ बोलना कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, कोई बहाना बना देना और हम वापस घर आ जाएंगे। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं यूसुफ, चौधरी नहीं मानेगा। तुम्हें नहीं पता चौधरी के बारे में, वो इस चीज़ का कितना दीवाना है। मैंने कहा, यार तुम तो कह रही थी कि तुम तो उससे शादी करती और अब 2 दफ़ा में ही तुम्हारी उसने बस करवा दी है, अब शादी का ख्याल ख़त्म हो गया है। उसने कहा, हाँ, क्योंकि आखिरी दफ़ा जो उसने मेरे साथ किया उसे काफ़ी मना करती रही लेकिन वो नहीं रुका, वो जानवर बन गया है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को मनाया। मैंने कहा, ज़मीन बेच के हम कराची शिफ्ट हो जाएंगे, एक दफ़ा और उस चौधरी से मुलाकात कर लो। फिर मेरी अम्मी मजबूर हो गईं और फिर शाम को ही चौधरी के पास निकल गए। हम गए तो चौधरी डेरे पर मौजूद नहीं था। उसके मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और हमें बहुत बाअदब तरीके से उसी गार्डन वाली कुर्सियों पर बिठा दिया। चाय बना के और ठंडा पानी जग में लाके दिया। फिर कहा कि तुम लोग बैठो, चौधरी साहब ने कहा है कि मैं आ रहा हूं 10 मिनट में। फिर वो चौधरी भी अपनी वीगो गाड़ी पे आ गया। उसकी गाड़ी दरवाजे से जैसे ही एंटर हुई, चौधरी की नज़र मेरी अम्मी पे पड़ी। वो देख के मुस्कुरा रहा था। मेरी अम्मी को मैंने देखा तो वो परेशान हो रही थीं, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था सिवाय अम्मी को उसके सामने लाने के। फिर वो चौधरी आया, सीधा आके हमारे साथ बैठ गया। मुझे कहा, यूसुफ अब तुम घर चले जाओ, मैं ज़मीनों की बात तुम्हारी अम्मी से कर लूँगा और फिर उसे 2-3 घंटे बाद यहाँ से ले जाना। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था चौधरी पे, लेकिन मैं अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। मैंने बहुत ज़ब्त किया। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी अम्मी को क्या पता हमारी ज़मीनों के बारे में? वो मुझे पता है कि हमारी ज़मीनें कहाँ हैं, कितना रेट है, सारा आपको जो भी बात करनी है मुझसे ही कर लो। फिर वो चौधरी शर्मिंदा हो गया। उसने जोश और जज्बे में ये बोल दिया। फिर वो कहने लगा, हाँ हाँ यूसुफ, बात तो मैं तुमसे ही करूँगा। बताओ कितनी ज़मीन है और क्या रेट है इसका? फिर मैंने उससे अपनी ज़मीनों की सारी तफसीलात बताईं। मैंने कहा, मेरे छोटे भाई काशिफ के हिस्से में इतनी आती है, मेरे हिस्से में इतनी आती है, सबका हिस्सा मिला के इतनी ज़मीन बनती है और फलां जगह पे इस जगह का ये रेट चल रहा है। उस रेट के हिसाब से 6-6.5 करोड़ रुपए बनते हैं। फिर वो चौधरी कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं 6 करोड़ तो मैं दे दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम दो मुझे, मैं 1 हफ्ते में जमा कर लूंगा और फिर वो ज़मीनें भी तब तक तुम अपने नाम लगवा लो और फिर मेरे नाम लगवा देना। मैंने कहा, चौधरी साहब जब ज़मीन आपको बेचनी है तो फिर अपने नाम क्यों लगाऊं? डायरेक्ट अब्बू को बोलकर वो आपके नाम ही अलॉट करवा दूंगा। चौधरी कहने लगा, चलो ये भी ठीक है। फिर वो चौधरी कहने लगा, हमारा सौदा डन हो गया है 6 करोड़ में, 1 करोड़ मैं तुम्हें टोकन के तौर पर दूंगा। जब उसने करोड़ का नाम लिया तो मैं खुश हो गया। 1 करोड़ भी बहुत रकम थी। मैंने कहा, चलो ठीक है चौधरी साहब, मैं कल आऊँगा, आपसे 1 करोड़ रुपया ले जाऊँगा और हमारा सौदा डन है अब। फिर मैंने सोचा, मैं इतनी बड़ी रकम लेकर रखूँगा कहाँ, क्योंकि मैंने आज तक अपना बैंक अकाउंट तो नहीं खुलवाया था और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी थी। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, कल जाके अपना बैंक में खाता खुलवा लूँगा और 1 करोड़ इसी में जमा करवा दूँगा। अब मुझे 1 करोड़ की खुशी थी और ये भी कि इतनी बड़ी रकम एकदम से मेरे पास आ गई। मैं तो एक छोटी दुकान चलाने वाला बंदा था और अब मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, तो मेरे ख्वाब भी बड़े हो गए। फिर मैंने कहा, चलो अम्मी घर चलते हैं। फिर वो चौधरी कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है, तुम जाओ, 2-3 घंटे बाद ले जाना। फिर मेरी अम्मी चौधरी को कहने लगी, नहीं चौधरी साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तबीयत वैसी की वैसी है। फिर वो चौधरी कहने लगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, इतना असरार कर रहे हैं तो आप रुक जाए, मैं फिर आता हूं, आपको बाद में ले जाता हूं। फिर मेरी अम्मी की आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी, जो कि वहां रुकना नहीं चाहती थी। मेरी अम्मी आंखों में मुझे मना कर रही थीं।
लेकिन 1 करोड़ रुपए की पट्टी मेरी आंखों पे बंध गई थी। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और बाहर आ गया। और फिर मैंने उस औरत को फ़ोन किया जिसके पास मैं गया था कि ये खुशखबरी उसको सुनाऊं कि कल मेरे पास इतनी बड़ी रकम आने वाली है। मैं रकम से कराची में कोई अच्छा सा घर खरीदने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर जाता हूँ, अपने भाई से मशवरा करता हूँ कि ज़मीन हमारी सेल हो गई है, कल इतनी बड़ी रकम आने वाली है तो कराची में कोई घर ढूंढे जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट हो। फिर मैं सीधा घर आया। काशिफ बैठा हुआ था, मेरी बहनें खाना बना रही थीं। काशिफ कहने लगा, भाई आप फिर अम्मी को उधर छोड़ आए, ये चौधरी ने समझा क्या हुआ है हमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, खुशखबरी लाया हूं तो इस बात को भूल जाओ कि अम्मी कहाँ हैं। फिर वो कहने लगा, क्या भाई? मैंने कहा कि हमारी ज़मीन बिक गई है और कल हमें टोकन भी मिलने वाला है, वो भी पूरा 1 करोड़ है। यार तुम कराची फ़ोन करो, हमारे लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढो ताकि हम दोनों भाई कराची चलें, अगर पसंद आ गया तो हम उनको भी टोकन दे के आ जाएंगे। फिर मेरा भाई अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा, कराची के अच्छे इलाके से हमें कोई घर ढूंढ के दो। फिर उसके दोस्त ने कहा कि आ जाओ, घर तो बहुत है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरा दोस्त बोल रहा है घर बहुत पड़े हुए हैं, आओ देख लो। मैंने कहा अच्छा, कल मुझे पैसे मिलने वाले हैं, कल सुबह जल्दी उठना, जाके बैंक अकाउंट भी खुलवाना है और वो सारे पैसे उसमें जमा कराने हैं, तो कल हम कराची चले जाएंगे और 1 हफ्ते तक हमारे पास सारे पैसे भी आ जाएंगे। कराची जाके हम कोई अच्छा सा घर पसंद करके आ जाएंगे और फिर हम वापस यहाँ आके अम्मी और बहनों को ले जाएंगे। मेरा भाई कहने लगा कि चलो ठीक है। और फिर मेरी बहन किंजा आई, कहने लगी, भाई मुबारक हो, आपकी ज़मीन सेल हो गई। मैंने कहा हाँ किंजा, मेरी नहीं, हम सब की ज़मीन, अब ज़िंदगी आसान होने वाली है। वो कहने लगी, हाँ शुक्र है भाई अल्लाह का कि अब इस छोटे से और गंदे गांव से हमारी जान छूट जाएगी। अब हम भी शहर में जाएंगे, वहाँ पे हम अपनी सुकून भरी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ किंजा, मैं वहाँ पे जाके तुम सबकी अच्छी जगहों पे शादी करवाऊंगा। फिर मेरी बहन कहने लगी, यूसुफ भाई खाना तैयार है, आप कहो तो ले आऊँ। मैंने कहा नहीं किंजा, मैं अभी अम्मी को लेने जाऊंगा, तो बस आके अम्मी के साथ मिलके खाना खाएंगे। इस ज़मीन को हासिल करने के लिए जितनी बड़ी कीमत मेरी अम्मी ने चुकाई थी वो हम सब पे भारी थी, और उस कीमत को सिर्फ मैं ही जानता था कि मेरी अम्मी क्या कीमत चुका रही हैं। इसलिए मैं अपनी अम्मी के साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा, ये मैंने अपने दिल में सोच रखा था। और फिर मैं 2.5-3 घंटे बाद वापस उसी डेरे पे गया। मुलाजिम मुझे चौंक कर देखने लगा, मुझे कहने लगा, तुम यहाँ? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, चौधरी उसे अस्पताल लेकर गया है, तुम्हें नहीं पता? मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आखिर वही हुआ जिसका डर अम्मी कर रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो चौधरी ने फ़ोन नहीं किया। उसने कहा 1 घंटा हो गया है, तुम्हारी अम्मी को चौधरी किसी बड़े अस्पताल में लेके गया है, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। फिर मैंने कहा कि क्या हुआ है उसे? वो कहने लगा कि तुम्हें तो पता है ना चौधरी के पास क्या है। मैंने उसको कहा कि तुम पागल हो गए हो, मुझे कैसे पता होगा? मुलाजिम कहने लगा, चौधरी तो जानवर है और तुम्हारी अम्मी तो एक मासूम औरत थी, सो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ गई। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला, चौधरी को फ़ोन किया। चौधरी अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं और ज़्यादा डर रहा था। फिर मैंने उस मुलाजिम को कहा, चौधरी को फ़ोन तो करो, मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और फिर वो मुलाजिम भी मुसलसल चौधरी को फ़ोन करता रहा, लेकिन चौधरी ने उसका भी फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं और डर रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरी खुशी अब गम ने बदलने वाली थी, जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर मुझे वो मुलाजिम कहने लगा कि अंदर आओ, बैठ जाओ और फ़ोन करते हैं, चौधरी उठा लेगा। फिर पूछ लेना कि कौन से अस्पताल में है, और हो सकता है कि वो वापस आ रहे हों, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ हुआ क्या है। फिर वो कहने लगा, तुम तो चले गए थे, तुम्हारी अम्मी और चौधरी वो भी अंदर कमरे में चले गए। फिर अचानक तुम्हारी अम्मी की चीखों की आवाज़ें आने लगीं। मैं काफ़ी देर अंदर नहीं गया। मुझे पता था कि अंदर कौन सा खेल खेला जा रहा था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। और फिर एकदम चौधरी कमरे से बाहर निकला। उसने तुम्हारी अम्मी को हाथों पर उठाया हुआ था और तुम्हारी अम्मी बेहोश हो चुकी थीं। फिर मैंने चौधरी साहब से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसने पिछली सीट में तुम्हारी अम्मी को डाला, एक गार्ड लिया और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके चला गया। और मुझे कह गया कि यूसुफ आए तो उसको बिठाना, उसको बोलना परेशान ना हो, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है तुम्हारी अम्मी की। अब मैं और ज़्यादा डर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ। लालच में मैं कितना अंधा हो गया था। मेरी अम्मी मुझे मना करती रहीं, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। फिर मैं दिल में सोच रहा था कि अल्लाह करे मेरी अम्मी ठीक हो जाए
और उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो। आज के बाद मैं चौधरी से दूर रखूंगा अम्मी को। काफ़ी देर फिर फ़ोन करने के बाद चौधरी ने फ़ोन उठा लिया। मुझे कहने लगा, हाँ यूसुफ, तुम डेरे पे पहुंच गए हो? मैंने कहा, हाँ चौधरी साहब, मैं तो कब से पहुंच गया हूं। क्या हुआ मेरी अम्मी को? उसने कहा, कुछ नहीं, बस अभी हम घर आ रहे हैं। उसका मामूली सा बीपी लो हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। अब मेरी जान में जान आई। तकरीबन 10 मिनट बाद वही वीगो गाड़ी की दोबारा एंटर हुई तो उसमें मेरी अम्मी बैठी हुई थी, जो शक्ल से मुझे बीमार लग रही थी। फिर वो मेरे पास आया, बताया कि हल्का सा बीपी लो हो गया था। फिर वो चौधरी कहने लगा कि यूसुफ, अपनी अम्मी को फ़िलहाल तो यहाँ से ले जा और कल आना शाम में, मुझसे 1 करोड़ रुपए ले जाना। मैंने कहा, चलो ठीक है चौधरी साहब। फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और अम्मी को पीछे बिठाया और हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से आ रहे थे। फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हुआ था आपको? फिर मेरी अम्मी मुझ पे गुस्सा करने लगी, कहने लगी, लालची इंसान, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मैं नहीं जा रही। वो चौधरी दरिंदा बन गया था, जानवर बन गया था। गेम खेलते हुए मैं तो आधा केला भी नहीं खा पा रही थी और उसने एकदम पूरा खिलाया तो मैं बेहोश हो गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो शुक्र है कि और कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कि दोबारा चौधरी से मिलना मत, अगर मिलना हो तो उसको बोलना कि सिर्फ आधा ही। मैं बड़ा हैरान था चौधरी पे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, चलो यूसुफ, जल्दी घर चलो, मेरी तबीयत खराब है। और फिर हम रात को घर भी पहुंच गए। मेरी अम्मी फिर आज मेरी बहनों को कहने लगी, जल्दी बिस्तर बनाओ और सोना चाहती हूं। मेरी बहन कहने लगी, अम्मी, हमने आपके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं खाया। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, किंजा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, चौधरी ने बहुत काम करवाया मुझसे। फिर मैंने किंजा को डांटा। मैंने कहा, छोड़ो किंजा, खाना हम खा लेंगे, तुम्हें खाने की पड़ी है। अम्मी के लिए जाओ, दूध गर्म करके लाओ और दवाई दो ताकि वो आराम करे। फिर मेरी बहन ने दूध गर्म किया, अम्मी को दिया और अम्मी जाके सो गईं। और फिर मेरी बहन मेरे पास आई, मुझे कहा, यूसुफ, मुझे सब पता है कि अम्मी रोज बीमार क्यों हो जाती हैं। ये जुमला सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।